पत्नी को पसंद नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए, तू जा। विवान नशे में खुद से ही बड़बड़ा रहा था। वो अपने कपड़े उतारे बिना ही शावर के नीचे खड़ा हो गया और करीब 30 मिनट तक वहीं भीगता रहा। रात के 12:30 बज रहे थे। अवनी घबरा गई कि ये पागल इस वक्त क्या कर रहा है। उसने सोचा कि उसे बाहर खींचना ही ठीक होगा। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर गई और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, फर्श पर पानी होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो सीधे विवान के ऊपर जा गिरी। विवान नशे में पहले ही लड़खड़ा रहा था। अवनी के वजन से दोनों एक साथ गीले फर्श पर गिर पड़े। विवान नशे में झूमते हुए बोला, अरे मेरी पत्नी, अपने पति पर इतना प्यार आ रहा है क्या? मेरी प्यारी काली बिल्ली, तू तो खुद ही आकर मुझ पर गिर गई। अवनी बुरी तरह घबरा गई। वो फौरन उसके ऊपर से उठी और बाहर जाकर अपने कपड़े ठीक करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विवान बाथरूम से बाहर आया और उसने पीछे से अवनी को बाहों में भर लिया। उसकी गर्म सांसें अवनी के कानों के पास महसूस हो रही थी। उसने अवनी के कान के पास धीरे से कहा, एक काली बिल्ली, क्या तू खुद को मुझे सौंपेगी? अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मेरा मन करता है तुझे अभी इसी वक्त खुद में दफन कर लूं। प्लीज मेरी जान, मना मत करना। विवान के होंठ उसके कानों को छू रहे थे, जिससे अवनी के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। अवनी ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा तो वहां प्यार से कहीं ज्यादा हवस नजर आ रही थी। उन आंखों को देखकर वो सुन्न पड़ गई। विवान के दिल में उसके लिए प्यार तो था, लेकिन साक्षी की दी हुई दवा ने प्यार को दबाकर सिर्फ वासना को बाहर निकाल दिया। अवनी को ये सच पता नहीं था। वो पागलों की तरह न जाने क्या क्या सोचने लगी। उसने कहा, इसका मतलब आपको सिर्फ मेरे शरीर की जरूरत है। बात बात पर आप मुझे काली बिल्ली कहते हैं, फिर इस काली के पास आपको सुख कैसे मिल सकता है? आपके पसंद की कोई और लड़की। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विवान ने उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये तू मुझे नहीं बताएगी। मैंने तुझे हजारों बार कहा है, पर तेरे दिमाग में बात घुसती ही नहीं है ना? उसने अवनी को दीवार से सटाकर ऊपर उठा दिया। अवनी के पैर हवा में छटपटाने लगे। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगी। ये देख विवान ने उसे नीचे उतार दिया। अवनी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। गुस्से में भरे विवान ने फैसला कर लिया कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसने अवनी की साड़ी पकड़कर खींची और बिना किसी सहारे के वो नीचे गिर गई। अवनी अब सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी। विवान की नजरें उसके जिस्म पर टिक गई। वो उसे देखते हुए पास आया और बोला, जो चीज जहां होनी चाहिए वहां बिल्कुल सही है। साक्षी की दवा का असर इतना तेज था कि विवान खुद पर काबू पूरी तरह खो चुका था। अवनी डर कर पीछे हटने लगी, पर विवान ने उसे खींचकर बिस्तर पर धकेल दिया और उसके ऊपर झुक गया। अवनी बुरी तरह डर गई और उसे धक्का देने की कोशिश करते हुए बोली, सर प्लीज, अभी ये सब नहीं। पहले हम अपनी सारी परेशानियां सुलझा लेते हैं। हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग बन जाने दीजिए, फिर ये सब शुरू करेंगे। आखिर ये हमारे बीच ही तो होना है ना, फिर इतनी जल्दी क्यों? पर विवान इस वक्त किसी राक्षस से कम नहीं था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अवनी के शरीर से आने वाली कस्तूरी हल्दी की महक ने उसके नशे को और बढ़ा दिया। उसके हाथ अवनी के जिस्म पर बेरहमी से खेलने लगे। उसने पहले उसके पैरों को चूमा और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। अवनी ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवान किसी भी सुध-बुध में नहीं था। उसने अवनी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया और तेजी से उसमें समाने लगा। विवान का ये जंगली बर्ताव अवनी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने बेबसी में कह दिया, सर जैसा आप सोच रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मेरे साथ नरमी से पेश आइए। ये सुनकर विवान हंसा और बोला, क्या तुझे लगता है मैं ये जाने बिना तुझसे शादी करता? डॉक्टर से सब चेक करवा चुका हूं मैं। ये सुनते ही अवनी के अंदर जैसे कुछ टूट गया। उसने सोचा,
छी, कैसा इंसान है ये। एक औरत की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है। मैं इसके लिए क्यों रो रही हूँ। समझ लूंगी किसी जानवर ने मुझे काट लिया है। क्या इसके बाद मैं इसके साथ रह पाऊंगी। सिर्फ चंदू इसकी कैद में है, इसलिए मैं अब तक इसे झेल रही थी। चंदू भी तो मर्द है, उसे अपनी रक्षा खुद करनी होगी। मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया। इसके बाद उसने कोई विरोध नहीं किया। वो एक बेजान रोबोट की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। अवनी को शांत देख विवान बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों पड़ी है? क्या तुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा? कोई रिस्पॉन्स देगी तभी तो मुझे तसल्ली होगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गुड़िया के साथ हूँ। अवनी ने आंखें बंद रखी। वो विवान के शब्दों को हजम नहीं कर पा रही थी। क्या उसने डॉक्टर से मेरा टेस्ट करवाने के बाद ही मुझे पत्नी स्वीकार किया? विवान एक बार रुकने के बाद फिर से उसकी तरफ पड़ा। दवा का असर अभी कम नहीं हुआ था। अंधेरे में उसे सिर्फ अवनी की आंखें दिखाई दे रही थी। विवान ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो दोबारा बोला, हे काली बिल्ली, बहुत मजा आया, पर जितना भी एंजॉय करूं, तेरे लिए मेरी प्यास बुझती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अवनी अंदर से मर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है या जानवर। पर इस सब का असली कारण साक्षी थी, जिसने उसे वो गोलियां दी थी। सुबह होते होते दवा का असर कम हुआ और विवान गहरी नींद में सो गया। जैसे ही वो उससे अलग हुआ, अवनी उठी। उसने विवान की तरफ नफरत भरी नजर डाली और मन ही मन कहा, तुमने मुझे जिंदा मार दिया विवान। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुमने चंदू के नाम पर मुझे ब्लैकमेल किया और मेरी इजाजत के बिना मुझे छुआ। मैंने अपनी पवित्रता सिर्फ तुम्हारे लिए बचा कर रखी थी, पर तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। विवान, गुड बाय। उसने अपने कपड़े पहने और चुपके से हवेली के पुराने मोटर रूम में जाकर छिप गई। वहां फर्श पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका तन और मन दोनों लहूलुहान थे। ये उसके लिए किसी बलात्कार से कम नहीं था। सुबह होने तक वो वहीं बैठी रोती रही। वो सोच रही थी कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, पर उसका अपना कोई नहीं। वो अनाथ खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। रोते रोते अचानक अवनी की नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। वो सन्न रह गई और उस तस्वीर में मौजूद चेहरे को गौर से देखने लगी। पुराने मोटर रूम में बैठी अवनी रोते रोते अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि भगवान उसकी जिंदगी के साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है। वो उस तस्वीर को फटी आंखों से देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सच है? उसने बार बार उस फोटो को पलट कर देखा। आखिर में एक बड़ा फैसला लेते हुए वो उस तस्वीर को लेकर हवेली के अंदर गई और एक कमरे के सामने खड़े होकर दरवाजा खटखटाने लगी। नींद में डूबे उस शख्स ने दरवाजा खोला तो इस वक्त अवनी को सामने देखकर वो दंग रह गया। वो कभी अवनी को देखता तो कभी उसके हाथ में मौजूद उस तस्वीर को। अवनी ने आंखों में आंसू भरकर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि इस तस्वीर का क्या मतलब है? सोचते सोचते मेरा सिर फटा जा रहा है। खुदा के वास्ते मुझे सच बता दीजिए। सामने खड़ा व्यक्ति हैरान था कि अवनी इस फोटो को लेकर इतनी भावुक क्यों हो रही है। उसका इस तस्वीर से क्या लेना देना? अवनी की हालत और उसकी डरावनी चुप्पी उस शख्स को अंदर तक डरा रही थी। उधर विघ्नेश और पुष्कर ने सारे मेहमानों को विदा किया। विवान के जाने के बाद दोनों राहत की सांस लेकर बैठ गए। पुष्कर ने पूछा, शुक्र है रिसेप्शन बिना किसी हंगामे के निपट गया। वैसे विघ्नेश, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या खबर पक्की है? शराब का एक घूंट लेते हुए विघ्नेश ने कहा, हाँ पुष्कर, मैंने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए अपनी बहन को वो सैंपल दिया है। उसने शाम तक बताने को कहा था, पर अभी तक उसका फ़ोन नहीं आया। रुको, मैं उसे कॉल करता हूँ। विघ्नेश ने अपनी बहन लावण्या को फ़ोन लगाया और स्पीकर पर डाल दिया। लावण्या उस वक्त भी लैब में ही थी। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ भाई, इतनी रात को फ़ोन? क्या विवान सर का रिसेप्शन खत्म हो गया?
विघ्नेश ने उलाहना देते हुए कहा। तूने ये क्या किया लावण्या? मैंने तुझसे कहा था ना कि विवान के रिसेप्शन में आना, तू क्यों नहीं आई? तेरी भाभी तुझसे बहुत नाराज है, अब तू ही उसको जवाब देना, लावण्या ने चिढ़कर कहा। भाभी ने कभी मेरी बात सुनी है जो मैं उनकी सुनूं? आपकी शादी के बाद से ही वो अपने मायके में बैठी हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर आ जाओ, हम सब साथ रहेंगे, पर वो नहीं आई। उसने आगे कहा, जब भी कहो बस यही कहती हैं कि समीर भाई नहीं रहे, और अगर मैं चली गई तो माँ अकेली पड़ जाएंगी, इसलिए मैं भी उनसे नाराज हूँ। जब तक वो हमारे घर नहीं आएंगी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। विघ्नेश ने बात काटते हुए कहा। अच्छा बाबा, ये ननद भाभी का झगड़ा तुम लोग खुद सुलझा लेना। ये बताओ, जो काम मैंने कहा था उसका क्या हुआ? रिजल्ट आ गया? लावण्या का स्वर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, भाई तुम अभी जो भी जरूरी काम कर रहे हो उसे छोड़कर तुरंत मेरी लैब पर आओ। इस रिजल्ट में कुछ ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं जिसके आधार पर तुम्हें आगे की गुत्थी सुलझानी होगी। पुष्कर भी बीच में टोकते हुए बोला, अरे लावण्या बेटा, तू तो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की तरह बात कर रही है, साफ साफ बताना क्या बात है। लावण्या ने कहा, पुष्कर भाई पहले विघ्नेश भाई को लेकर यहाँ आइए, ये फोन पर बताने वाली बात नहीं है। विघ्नेश को शक था, इसलिए मैंने 3 अलग अलग टेस्ट किए और तीनों का रिजल्ट एक ही है। आप दुनिया में कहीं भी टेस्ट करा लो, नतीजा यही रहेगा। अगर सच जानना है तो फौरन यहाँ पहुंचिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पुष्कर सर पकड़कर बैठ गया। ये तेरी बहन भी ना ऐसे सस्पेंस में बात कर रही है जैसे मेरा मासूम सा दिल ये सब सह लेगा। शाम को वो विवान डांस करके ओवर परफॉर्मेंस दे रहा था और अब ये। मेरे चारों तरफ आखिर चल क्या रहा है? तुम लोग मुझे मार डालोगे क्या? विघ्नेश ने फौरन उसे पानी पिलाया और मजाक करते हुए कहा, पानी पी ले भाई, अभी मत मरना, अभी तो तेरे लिए लड़की भी ढूंढनी है। मेरी तो एक बार शादी हो गई, तू तो हमारे ग्रुप का इकलौता कुंवारा 90s किड है। पुष्कर हंसने लगा और बोला, मैं तो कम से कम कुंवारा हूँ, पर तू तो शादीशुदा होकर भी कुंवारा ही है ना भाई। उसने विघ्नेश की चुटकी ली। विघ्नेश ने सीरियस होते हुए कहा, यह मजाक छोड़, पहले चलकर इस विवान के खानदान का रहस्य पता करना है। सुबह होते ही ये रिजल्ट उसके मुंह पर मारूंगा और कहूंगा अब से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तभी कृष्णा भी वहां पहुंचा। विघ्नेश ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा। तू यहाँ क्या कर रहा है? कृष्णा ने कहा, मैं भी घर नहीं गया, बस एक चक्कर लगाने आया था, तो देखा आप लोग यहाँ महफिल जमाए बैठे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं भी साथ चलूंगा। और वो भी उनके साथ हो लिया। दूसरी तरफ साक्षी होटल के कमरे में किसी प्यासी बिल्ली की तरह विवान का इंतजार कर रही थी। वक्त बीतता गया पर वहां कोई नहीं आया। जब उसने बाहर निकलकर देखा तो वहां सन्नाटा पसरा था। डर के मारे उसने अपने भाई को फोन किया, पर वो नशे में सो चुका था। नाकाम होकर साक्षी अपनी कार लेकर घर की तरफ निकल गई। वहीं उस रात मीरा की आंखों से भी नींद गायब थी। समीर के प्रति अब उसके मन में न गुस्सा था, ना ही दोबारा उसकी जिंदगी में जाने की इच्छा। मीरा बुरी औरत नहीं थी, बस उसे गलत ढंग से पाला गया था। उसकी माँ से हुए झगड़े के बाद उसने भी उन्हें फोन नहीं किया था। समीर के जिंदा लौटने से मीरा को ना खुशी थी ना गम। सच तो ये था कि उसे समीर से कभी प्यार था ही नहीं, बस पैसे और रुतबे का लालच था। अगर प्यार होता तो समीर को देखते ही उसकी यादें ताजा हो जाती और समीर भी उसे गले लगा लेता। उनके बीच कोई समझ ही नहीं थी। हकीकत में मीरा को समीर से ज्यादा अभिषेक पसंद आने लगा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अभिषेक ने उसे गुंडों से बचाया, उसे सुरक्षित घर पहुंचाया और मुश्किल वक्त में फोन करने को कहा। यहाँ तक कि आज भी वो उसे सुरक्षित मंडप तक छोड़कर गया था। मीरा खिड़की के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। अभिषेक का नाम देखते ही उसके चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान आ गई। उसने फोन उठाकर पूछा, कहिए, इतनी रात को फोन किया? अभिषेक ने उत्साह में कहा, अभी न्यूज़ देखी, मेरा दोस्त समीर वापस आ गया है। कैसा है वो? जरा उसे फोन देना मीरा, मुझे उससे बात करनी है। मीरा ने चिढ़कर कहा, लगता है आपने न्यूज़ ठीक से नहीं देखी। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ वापस आया है। सुबह उसका नंबर दे दूंगी, तब बात कर लीजिएगा। वैसे भी आपके लिए उसका नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। अभिषेक ने उसकी आवाज में उदासी महसूस की। उसने पूछा, क्या हुआ मीरा, तुम्हारी आवाज इतनी उदास क्यों है?
क्या समीर के तुम्हें भूल जाने का दुख मना रही हो? मीरा ने जवाब दिया, नहीं, मैं खुश हूं। हमारे बीच कभी वो वाला प्यार था ही नहीं, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अभिषेक ने मन ही मन सोचा, ये लड़की एक ही दिन में इतनी अच्छी कैसे हो गई? अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी है तो मैं 2 साल पहले ही इसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाता। तभी दूसरी तरफ से मीरा की आवाज आई, अभिषेक, अभिषेक, लाइन पर हैं आप?